सीन। रात का अंधेरा अपनी चादर फैला चुका था। मैं अपनी कार से गुजर रहा था जब अचानक मेरी गाड़ी के रेडियो से एक भयानक शोर आया। कोई स्टेशन नहीं मिल रहा था, सिर्फ अजीब सी घबराहट भरी है। मेरी नजर रास्ते पर गई, जहां दूर से एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, मुझे एक अजीब सा कंपी महसूस हुई। सीन 2। मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, क्या हुआ? आपको मदद चाहिए? वो औरत चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी पिछली गाड़ी से एक ट्रक ड्राइवर ने हेडलाइट्स फ्लैश की और तेजी से मेरी गाड़ी के पास आकर कहा, भाई, इस रास्ते पर ऐसे मत रुको। लोग कहते हैं कि यहां सफेद साड़ी वाली औरत मदद मांगती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। मैं थोड़ा हंसा और उसे बताया कि मैं एक तर्कशील इंसान हूं, ऐसे अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उस औरत की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। सीन 3। मैंने किनारे पर गाड़ी रोक दी और बाहर निकला। जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा, वो गायब हो गई। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरे पीछे से किसी के चलने की आई, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आसपास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी, मानो कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। सीन 4। तभी ढाबे के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि एक चाय वाला मुझे घूर रहा है। मैंने उससे पानी मांगा। उसने मुझे कप पकड़ा दिया और धीमी में कहा, इस इलाके में रात को सफर करना ठीक नहीं है। यहां बहुतों ने वो औरत देखी है, वो बस एक भ्रम है। लेकिन बहुतों की कारें इस जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। उसकी आंखों में भय का एक साया था जो मुझे भीतर तक हिला गया। 3-5। जैसे ही मैं ढाबे से वापस गाड़ी की ओर बढ़ा, मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या यह सब सच था या मेरा मन खेल कर रहा था? गाड़ी में बैठकर मैंने इंजन स्टार्ट किया। रेडियो फिर से अजीब शोर करने लगा, इस बार और भी जोर से। एक साफ सुनाई दी, मुझे घर ले चलो। मैं पसीने में तरबतर हो गया। सीन 6। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा धीमी की जा रही है। तभी गाड़ी के शीशे में मैंने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत पीछे की सीट पर बैठी मुस्कुरा रही है। मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद मैं कभी उस हाईवे से नहीं गुजरा, लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो वो मुस्कान और वो आंखें मेरे पीछे हैं। हर सफर का कोई ना कोई अंत होता है, लेकिन कुछ मंजिलें अधूरी रह जाती हैं और कुछ कहानियां हमेशा अधूरी ही रहती हैं। सीन 7। उस रात की घटना के बाद मेरी बेचैनी ने मुझे चैन से नहीं बैठने दिया। मैं ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। हर बार जब मैं किसी शांत कोने में होता तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उस हाईवे के बारे में और जानने की कोशिश करूंगा। शायद उस औरत के पीछे कोई कहानी हो। मैंने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबारों की फाइलें खंगालनी शुरू की। वहां मुझे कुछ ऐसी खबरें मिलीं जिनमें उस हाईवे पर हुई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र था। वर्षों पहले एक महिला की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो अपने परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाई। उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई थी। सीन 8। उस शाम मैं उस ढाबे पर वापस गया जहां मैंने चाय वाले से बात की थी। ढाबे में वही चाय वाला बैठा था। उसने मुझे आते हुए देखा और एक कुर्सी खींच दी। मैंने उससे उस औरत के बारे में पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, कहते हैं कि वो औरत अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती है। कई लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ उसकी मदद करने की कोशिश भी करते हैं। मैंने उससे और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, यहां के लोग उसे हाईवे की आत्मा कहते हैं। जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो खुद उलझ जाता है। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जिसने मुझे और भी बेचैन कर दिया। सीन 9। उसी रात मैं हाईवे पर वापस गया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। मेरे पास एक कैमरा और एक टॉर्च थी।
मैं जानना चाहता था कि क्या सच में कुछ है या ये सब मेरे मन का भ्रम है। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, मेरे कैमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी। जंगल से सरसराहट की आई और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वहां फिर से वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने साहस करके उससे पूछा, क्या आप मुझसे बात कर सकती हैं? उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी में एक गहरी उदासी थी। मुझे घर जाना है। मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। सीन 10। अगली सुबह मैं उस इलाके के कुछ और लोगों से मिला। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसकी दादी ने भी उस औरत को देखा था। वो हमेशा कहती थी कि वो औरत अपनी खोई हुई पहचान खोज रही है। उसने कहा, इस रहस्य को सुलझाने की मेरी कोशिशें मुझे और भी गहरे में खींच ले गईं। अब मैं जान चुका था कि इसे हल करना मेरे लिए एक व्यक्तिगत मिशन बन गया है। मैंने एक स्थानीय शोधकर्ता से संपर्क किया जो इस तरह की घटनाओं पर काम करता था। उसने मुझे बताया कि इस तरह की आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। सीन 11। मैंने और उस शोधकर्ता ने उसके संभावित घर की तलाश शुरू की। हम पुराने दस्तावेज और नक्शे खंगालने लगे। आखिरकार हमें एक ऐसी जगह मिली जो शायद उसका घर हो सकता था। वहां एक जर्जर हवेली थी जो अब वीरान हो चुकी थी। हमने तय किया कि हम वहां जाकर देखेंगे। जैसे ही हम हवेली के करीब पहुंचे, वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दरवाजे खड़खड़ा रहे थे और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। एक कमरे में हमें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वही औरत थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मैंने हाईवे पर देखी थी। सीन 12। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, मेरा इंतजार करो, मैं लौटूंगी। शायद यही संदेश उसकी अधूरी यात्रा का कारण था। हमने फैसला किया कि इस तस्वीर को उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश में इस्तेमाल करेंगे। उस रात हम हाईवे के उसी स्थान पर लौटे। मैंने तस्वीर को उसकी ओर बढ़ाया और कहा, आपका घर मिल गया, अब आप शांति से जा सकती हैं। अचानक हवा में एक सुकून सा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। और फिर वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और ओझल हो गई। उसके बाद से उस हाईवे पर कोई और दुर्घटना नहीं हुई। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहेगा कि क्या वो सच में चली गई थी या फिर वो किसी और अधूरी कहानी का इंतजार कर रही थी। सीन 13। कुछ महीने बीत गए और मैंने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उस घटना के बाद से मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। मैं अक्सर रात में जाग जाता। सपने में वही औरत मुझे दिखती। उसकी मुस्कान मेरे मन में गहरे उतर चुकी थी। एक दिन मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर एक धुंधली थी। तुमने जो किया उसके लिए धन्यवाद। ये सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही कॉल कट गई। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मेरी उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे अभी भी कुछ और पता करना बाकी है। सीन 14। मैंने अपने शोध को फिर से शुरू किया और इस बार मैंने उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने उस हाईवे पर कुछ अनुभव किया था। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने भी उस औरत को देखा था, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी गाड़ी बिना वजह खराब हो जाती थी और कई बार उसे घर के शीशे पर अजीब निशान दिखाई देते थे। एक अन्य महिला ने बताया कि उसकी बेटी ने रात को खिड़की के बाहर उसी औरत को देखा था। वो औरत उसकी ओर इशारा कर रही थी, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। सीन 15। इस सब के बीच मैंने उस शोधकर्ता से फिर मिलने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि कई बार आत्माएं अपनी शांति के लिए किसी माध्यम की तलाश करती हैं। शायद वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। उसने कहा। हमने मिलकर उस जगह की ओर फिर से रुख किया जहां दुर्घटना हुई थी। इस बार हमने वहां कुछ ऐसा देखा जो पहले नहीं देखा था। दुर्घटना स्थल के पास एक छोटा सा मंदिर था जिसकी दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने थे। उनमें से एक चित्र में वही औरत थी और उसके सामने एक और आकृति खड़ी थी। सीन
हमने पास के गांव में जाकर लोगों से पूछताछ की। एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि वह औरत वास्तव में उस इलाके की रहने वाली थी और उसकी शादी उसी मंदिर में होने वाली थी। लेकिन शादी के दिन ही उसकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये सब जानकर मुझे समझ आया कि उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी। उसकी अधूरी कहानी का एक हिस्सा अब मेरे सामने खुल चुका था। मैंने तय किया कि मैं उसकी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने की कोशिश करूंगा। सीन 7। अगले कुछ दिनों में मैंने उस मंदिर में एक छोटा सा आयोजन किया। मैंने उस शोधकर्ता और कुछ स्थानीय लोगों को भी बुलाया। हमने वहां प्रार्थना की और मैंने उस औरत के लिए एक दीप जलाया। उस रात मैंने एक सपना देखा। उसमें वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं सच में घर जा रही हूं। उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई थी। सीन 18। अब जब भी मैं उस हाईवे से गुजरता हूं, मुझे एक सुकून सा महसूस होता है, मानो वो औरत अपनी अधूरी कहानी को पूरा करके अब अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो और मैं भी उस रहस्य को सुलझाकर अपने जीवन में आगे बढ़ गया। लेकिन कभी कभी जब रात को हवा में एक हल्की सरसराहट होती है तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं आसपास ही है, अपनी नई यात्रा पर निकल चुकी है, बिना किसी डर और अनिश्चितता के।